आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेडनेसडे सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 की कहानी। शुरुआत होती है वेडनेसडे के अचानक से झटके के साथ उठने से। दरअसल पिछले एपिसोड में उसने एक बेहद डरावना सपना देखा था। सपने में उसने देखा कि इनिड मर चुकी है। असल में ये कोई आम सपना नहीं था, बल्कि उसका विजन था, उसकी खास ताकत जिससे वो किसी का भी आने वाला भविष्य देख सकती है। इस बार उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त का अंत देख लिया था और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। जैसे ही वो उठती है, उसके सामने उसकी माँ मोटिशिया होती है। मोटिशिया को अब बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि अब वेडनेसडे के विजन के साथ एक नई बात हो रही थी। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे थे। मोटिशिया को पहले से अंदाजा था कि ये दिव्य दृष्टि का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। उनके मुताबिक अब वेडनेसडे को इन शक्तियों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, जब तक कि उसे कोई नया गार्जियन या मेंटोर नहीं मिल जाता। पहले सीजन में उसका मेंटोर वुडी एडम्स था, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। लेकिन वेडनेसडे को लगता है कि वो अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल कर रही है और माँ बेवजह उसके काम में दखल दे रही है। यहीं पर मोटिशिया ये भी बताती है कि उनकी एक बहन हुआ करती थी, आंट ओफेलिया, जिसके पास भी बिल्कुल ऐसी ही पावर थी, लेकिन उसने भी इनका हद से ज्यादा इस्तेमाल किया था। मोटिशिया ने अपनी बहन को रोकने की कोशिश की, मगर कभी सफल नहीं हुई। वेडनेसडे इस बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन मोटिशिया उस वक्त कुछ नहीं बताती। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती और गुस्से में वेडनेसडे वहां से निकल जाती है। अब उसके दिमाग में सवाल उठ रहा था, आखिर इनिड को कौन मारना चाहता है। काले कौवे उसे देख रहे थे और उसे लगता था कि इन सब का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। उसे याद आता है कि गैल्पिन ने कल उसे बुलाया था। वो लर्च को कहती है कि गाड़ी गैल्पिन के घर के पास घुमाए। अंदर जाने से पहले थिंग उसे मना करता है कि ऐसे किसी के घर में घुसना ठीक नहीं, लेकिन वेडनेसडे कहाँ मानने वाली थी। दरवाजा पहले से ही खुला था और वो अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो जोर से कहती है, गैल्पिन देखिए, अगर आप नशे में हैं तो आपकी फालतू बातें सुनने का मेरा मूड नहीं है। मुझे बस उन कौवों से जुड़ी एक बात पूछनी थी। जैसे ही वेडनेसडे ने गैल्पिन की कुर्सी घुमाई, सामने जो नजारा था उसने किसी का भी खून जमा देने लायक था। गैल्पिन पहले से ही मरा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके दोस्त काल की मौत हुई थी। चारों तरफ काले कौवे, जिन्होंने उसके शरीर को बेरहमी से नोच डाला था। वेडनेसडे झुककर उसके मुंह के अंदर देखती है और तभी अंदर से झुंड के झुंड कौवे बाहर निकल आते हैं। ये सीन इतना डरावना था कि पूरा घर उनकी फड़फड़ाहट और शोर से भर जाता है। वो खिड़कियां तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। अब वेडनेसडे को साफ हो गया, गैल्पिन का कातिल कौन है ये पता लगाना जरूरी है। आखिर उसके पास पावर है, वो देख सकती है। लेकिन जैसे ही उसने गैल्पिन को छुआ, उसकी सारी विशन पावर, उसकी दुष्ट दृष्टि अचानक गायब हो गई। कोई झलक ही नहीं आई। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई। वेडनेसडे ने सोचा अभी यहां से निकलना ही बेहतर है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने उसे उसी वक्त पकड़कर स्टेशन ले आए। स्टेशन में बैठाकर सवाल शुरू हुए, लेकिन वेडनेसडे कम नहीं थी। उसने खुद पूछ लिया, तुम लोग वहां कर क्या रहे थे। शेरिफ ने बताया, हमें खबर मिली थी कि काल जो मरा था वो गैल्पिन का दोस्त था। दोनों ने पहले ही बात कर ली थी कि जो भी सबूत होंगे वो गैल्पिन की डेस्क पर मिलेंगे। इसी वजह से हम उसके घर जा रहे थे, लेकिन हमें खबर देर से मिली तो हम लेट पहुंचे। पर तुम बताओ वेडनेसडे, तुम दोनों क्राइम सीन पर कैसे पहुंच जाती हो, काल के केस में भी और अब गैल्पिन के केस में भी। वेडनेसडे ने कहा, गैल्पिन और मेरी बात हुई थी। उसने आउटकास्ट की मौतों के बारे में कुछ बताने के लिए मुझे बुलाया था, लेकिन जब मैं पहुंची वो पहले ही मर चुका था। शेरिफ को उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ। तभी वहां आ गया गोमेज एडम्स, वेडनेसडे का पिता। उसने साफ कह दिया, मेरी बेटी आगे कोई जवाब नहीं देगी जब तक उसका वकील मौजूद न हो। और हाँ, गोमेज खुद एक वकील है। वो अपनी बेटी को वहां से ले गया, लेकिन रास्ते में उससे पूछताछ भी करता रहा, आखिर तुम उसके घर पर करने क्या गई थी। यहाँ वेडनेसडे बताने की कोशिश करती है कि उसकी बात गैल्पिन से हुई थी कि आउटकास्ट बच्चों पर कुछ बड़ी समस्या आने वाली है और वो किसी चीज पर रिसर्च कर रहा था। मेरी उससे बात होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे काले कौवों ने मार दिया। और न जाने क्यों, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई रिलेशन मुझसे भी जुड़ने वाला है। वेडनेसडे को मना किया जाता है कि उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। इस समय वेडनेसडे अपनी माँ से भी बहुत परेशान थी और अपने पिता से कहती है कि आप उन्हें यहाँ से हटा क्यों नहीं देते। तो गोमेज कहते हैं कि वह रास्ता अब बंद हो चुका है, तुम्हारी माँ ने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गाला इवेंट के लिए मोटिशिया से पूछा गया था कि क्या वो रुकना चाहेंगी, और अपनी बेटी की सलामती के लिए उन्होंने यहाँ रुकने का निर्णय ले लिया। लेकिन वेडनेसडे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी माँ उसके पास रहे। दूसरी बात, अब वेडनेसडे को अपनी मौसी आंट ओफेलिया के बारे में भी जानना था, लेकिन उसके पापा मना कर देते हैं, जो कहानी मेरी नहीं है वह मैं तुम्हें कभी नहीं सुनाऊंगा। तुम्हें ये बात सही इंसान से सुननी चाहिए। इसके बाद सीन सुबह पर शिफ्ट होता है। हम यूजीन का फार्म हाउस देखते हैं। जैसा कि पिछले सीजन में भी देखा था, यूजीन मधुमक्खियां रखता है और शहद बनाता है। तभी फार्म हाउस से पैक्सली बाहर आता है। यूजीन कंफ्यूज हो जाता है कि तुम मेरे फार्म हाउस के अंदर कर क्या रहे थे। वह अंदर जाता है तो पता चलता है कि एक मॉन्स्टर, एक ज़ॉम्बी अंदर बंद है और पैक्सली उसे लेकर आया है। पैक्सली कहता है, अरे टेंशन मत लो, मैंने नया पेट रखा है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
ये मेरी बात मानता है और वह उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देकर शांत कर देता है। यूजीन समझ जाता है कि यह वही बहुत पुराना आदमी है जो स्कल ट्री के नीचे दफन था और अब ज़ॉम्बी बन गया है। न जाने कैसे पैक्सली ने अपनी पावर से उसे जगा दिया। पैक्सली बताता है, मैं तो बस सुनने गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी पावर से ये जिंदा हो गया, और ये इतना क्यूट है कि मैं इसे छोड़ नहीं पाया और उसे अपने साथ ले आया। यूजीन डर जाता है और कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर को नहीं रखना चाहिए। पैक्सली को लगता है कि उसे भूख लगी होगी, बेचारा इतने सालों से भूखा होगा। यूजीन शहद दे देता है, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी शहद खाता है वह उल्टी कर देता है। फिर सीन वेडनेसडे पर शिफ्ट होता है। वह थिन से कहती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इनेट की मौत की जो बात सामने आई है उससे वह बहुत परेशान है। साथ ही उसकी आंखों से बह रहे काले आंसुओं का सच भी उसे पता लगाना है। हो सके तो वुडी एडम्स की किताब में इन सब चीजों के जवाब मिल जाएं। वो थिन से कहती है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर जाती है उसे इनिट मरी हुई दिखाई देती है। हालांकि इनिट का मरना तय था, लेकिन इतनी जल्दी वो चली जाएगी ये वेडनेसडे को भी नहीं पता था। वो थिन को कहती है, जल्दी से किसी को बुला के ले आओ। लेकिन असल में इनिट के दिमाग में पहले से ही एक प्रैंक चल रहा था। आज प्रैंक डे था और उसने सबसे पहले वेडनेसडे पर ही प्रैंक खेल दिया। इनेट हंसते हंसते कहती है, अरे मजा आ गया, मैं मरते दम तक तुम्हारा ये एक्सप्रेशन नहीं भूलूंगी। वेडनेसडे ठंडी आवाज में बोलती है, अगर तुम ऐसी हरकतें करती रही तो जल्दी मर भी जाओगी। दरअसल कहीं न कहीं वेडनेसडे थोड़ी इमोशनल हो चुकी थी। उसे पता था कि इनिट आज नहीं तो कल सच में मर जाएगी, और उसकी ये प्यारी प्यारी हरकतें उसे और भी अटैच कर रही थी। तभी अंदर आते हैं तो उन्हें एक आंख मिलती है। इनेट को लगता है शायद नकली होगी, या अगर असली भी है तो पता नहीं कहां से आई। वेडनेसडे कह देती है, हाँ जरूर कोई पंछी उड़ा के ले आया होगा। इनेट अब सीधा सवाल करती है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अगर तुम कोई विशन देख रही हो तो उसमें तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? वेडनेसडे बस इतना बोलती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसी बीच इनिट के फोन पर मैसेज आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई वेडनेसडे को स्टॉक कर रहा है। कल भी उनके रूम में एक ट्रैप लगा था और आज भी वेडनेसडे के लिए कुछ तस्वीरें भेजी गई थी। वेडनेसडे तुरंत कॉल करवाती है और पता चलता है कि ये फोन तो गैल्पिन का है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? गैल्पिन तो कल ही मर गया था। वेडनेसडे गुस्से में कहती है, गैल्पिन कभी मैसेज कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो कल मर चुका है। ये सुनकर इनिट का दिमाग घूम जाता है, मतलब आते ही वेडनेसडे किसी मर्डर केस में फंस गई। जो आदमी मर चुका है उसके फोन से उसे मैसेज आ रहे हैं, वो उसे स्टॉक कर रहा है। ये पागल हो गई है क्या? इनेट ने सोच लिया कि वो इसमें बिल्कुल नहीं फंसेगी। उसे तो ड्राइविंग स्कूल की क्लास में जाना है और वेडनेसडे को भी ऐसे चक्कर से दूर रहना चाहिए। इनेट के जाने के बाद भी वेडनेसडे उस आंख को टेस्ट करती रहती है। वो उसे पकड़कर विशन देखना चाहती है, लेकिन इस बार उसके पास पावर्स नहीं थी और उसे कुछ भी नहीं दिखता। नीचे सारे बच्चे प्रैंक डे मना रहे थे। आउटकास्ट के बच्चे अपनी अपनी पावर्स से अलग अलग तरह के प्रैंक कर रहे थे और माहौल हंसी खुशी से भरा था। एजेक्स वहां मुंह लटकाए खड़ा था क्योंकि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड इनेट को अब एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया था, ब्रूनो। यूजिन और पैक्सली उसकी मदद करने आते हैं और ब्रूनो को परेशान करने के लिए उसके पीछे मक्खियां छोड़ देते हैं। ब्रूनो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन एजेक्स भी पीछे नहीं हटता, अपनी कैप हटाता है और दोनों को पत्थर में बदल देता है। बाकी बच्चे एजेक्स को हवा में उठा लेते हैं, यानी प्रैंक डे पूरे जोश में चल रहा था। तभी हम एक नए साइंस टीचर को देखते हैं, एक डॉक्टर जो कई सालों से यहाँ है। वो प्रिंसिपल के साथ घूमते हुए कह रहे थे कि उन्हें प्रैंक डे से नफरत है, ये होना ही नहीं चाहिए। तभी वहां वेडनेसडे आ जाती है और प्रिंसिपल से बातचीत शुरू कर देती है। प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारे बर्ताव के बारे में पहले से पता है, लेकिन तुम जो भी करती हो बड़ी बेहतरीन तरीके से करती हो। वेडनेसडे को प्रिंसिपल की बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जो बड़ा सा पोस्टर प्रिंसिपल ने लगाया था ताकि वेडनेसडे हीरो बने, उसे तो ये सब नाम और शोहरत चाहिए ही नहीं थी। असल में वह यहाँ अपनी एक बहुत जरूरी बात पूछने आई थी। उसने प्रिंसिपल से पूछा, क्या हमारे स्कूल में कोई ऐसा है जो पक्षियों को कंट्रोल कर सकता है? ये सुनकर प्रिंसिपल और पास खड़े टीचर सोच में पड़ गए। उन्होंने बताया कि ऐसे पावर वाले बच्चों को एवियन कहा जाता है और पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से किसी एवियन ने यहाँ एडमिशन नहीं लिया है। यानी एवियन बच्चे बहुत पावरफुल होते हैं और कई सालों से आउटकास्ट स्कूल में आए ही नहीं है। इसका मतलब जो भी यह इंसान है वो बाहर का है। इसके बाद सीन कट होता है उसी घर पर जिसे हमने कल देखा था, थॉर्नहिल का घर। पहले ये घर गुलाबी रंग का था, लेकिन जैसे ही मोटिशिया यहाँ रहने लगी उसने पूरे घर को ब्लैक थीम में बदल दिया। इसी दौरान बियंका उनसे मिलने आती है, फाउंडर्स की एक लंबी लिस्ट लेकर। वह थोड़ी चापलूसी करते हुए मोटिशिया से कहती है कि वह इन बड़े बड़े फाउंडर्स से बात करे। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था मोटिशिया की मां का, जो आउटकास्ट में सबसे अमीर औरत मानी जाती थी और एक बड़ी प्लेयर भी थी। लेकिन मोटिशिया का अपनी मां से बिल्कुल भी बनता नहीं था, इसलिए उसने बियंका से कह दिया कि उनसे बात करना इतना आसान नहीं है। बियंका फिर भी रिक्वेस्ट करती है, कम से कम कोशिश तो कीजिए। आखिरकार मोटिशिया मान जाती है, ठीक है कोशिश कर लूंगी।
इसके बाद वह बियंका को कुकीज ऑफर करती है जिन पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। बियंका ने मना कर दिया, लेकिन मोर्टिशिया खुद बड़े मजे से खा लेती है। अगला सीन पेक्सली और यूजीन का है, जो ज़ॉम्बी के लिए ढेर सारा खाना लेकर आए थे, एक इतना गंदा सैंडविच जिसे स्कूल में कोई नहीं खाता। लेकिन मॉन्स्टर ने खुशी खुशी खा लिया। पेक्सली ने उस ज़ॉम्बी का नाम स्लर्प रखा था क्योंकि वह बार बार उल्टियां कर रहा था। लेकिन अब इस ज़ॉम्बी को यहां से निकलना था और वह आखिरकार अपनी चेन तोड़कर भाग जाता है। जिसके बाद हम वेंसडे को देखते हैं। अब वो वुडी एडम्स की किताब के अंदर छुपे कई राजों के जवाब ढूंढना चाह रही थी, लेकिन उसे अभी तक कुछ नहीं मिला था। साथ ही जब गैल्पिन की मौत हो गई तो उसे टाइलस से मिलने जाना था, मतलब उसे ये बताना था कि तेरे बाप की मौत हो गई है। स्कूल से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे याद आता है कि इनेड ने नई नई ड्राइविंग क्लासेस शुरू की है। वेंसडे इनेड की परमिशन स्लिप चुरा लेती है। इधर इनेड लेट हो रही थी, भागते भागते अपनी स्लिप ढूंढ रही थी, लेकिन उसे मिल ही नहीं रही थी। तभी वहां मोर्टिशिया आ जाती है, वेंसडे की माँ। इनेड उससे मना करती है कि वेंसडे यहाँ नहीं है, लेकिन मोर्टिशिया कहती है कोई बात नहीं बेटा, मेरा काम हो जाएगा। मोर्टिशिया आते ही थिंग से कहती है कि वो किताब मुझे दे दो, वुडी एडम्स की किताब, जो वेंसडे की सबसे पसंदीदा किताब थी और जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। लेकिन थिंग किताब बंद करके देने से मना कर देता है। अब हम वेंसडे को देखते हैं, जो ड्राइव इन टीचर के पास पहुंच चुकी थी। उसे अच्छे बच्चों जैसा बिहेव करना चाहिए था, लेकिन उसने इस टीचर की 12 बजा दी। सीट बेल्ट तक नहीं लगाए और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। लेकिन टीचर के पास गाड़ी का कंट्रोल था, तो वेंसडे ने उन तारों को काट दिया, जिससे गाड़ी का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ गया और वो उसे लेकर निकल पड़ी। इधर मोर्टिशिया थिंग से बात कर रही थी। वो कहती है कि ये किताब मुझे दे दो, लेकिन थिंग मोर्टिशिया से काफी नाराज था। वो कहता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुमने मुझे वेंसडे का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन तुम जानती हो कि वो कितनी बड़ी मुसीबतों में फंसती जा रही है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। थिंग आगे कहता है, तुम मुझे फैमिली का मेंबर मानते ही कहाँ हो? तुम तो मुझे नौकर की तरह रखते हो। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां सच में थिंग के साथ नौकर जैसा बर्ताव किया जा रहा होता है। इस वजह से थिंग बेहद गुस्से में है और मोर्टिशिया से बात भी नहीं करना चाहता। वो कहता है, तुम और वेंसडे के झगड़े में मुझे मत घसीटो। असल में थिंग का बर्थडे था और मोर्टिशिया ये बात भूल गई थी। बेमतलब में थिंग से ही झगड़ा कर रही थी उस बुक को लेने के लिए, लेकिन थिंग को बर्थडे विश तक नहीं करती। इस चक्कर में थिंग गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ हम वेडनेसडे को देखते हैं, जो मेंटल असाइलम पहुंची है, वही जगह जहां टायलर को बंद करके रखा गया था। गार्ड्स कहते हैं कि तुम्हारी जैसी एक और भी आई थी। अब गाइज, ये कौन है? ये हमें आगे जाकर पता चलेगा कि उससे मिलने के लिए कौन आया था। लेकिन गार्ड्स वेडनेसडे को अंदर नहीं जाने देते, बच्चों की तरह कहकर उसे भगा देते हैं। मगर वेडनेसडे तो पूरा पेपर वर्क करके आई थी। अगर किसी मेंटल असाइलम के आउटकास्ट मरीज से मिलना है तो कौन कौन से पेपर्स चाहिए, वो सब उसके पास थे। तब जाकर वेडनेसडे को अंदर आने दिया जाता है। वहां मेंटल असाइलम की एक असिस्टेंट उसके सारे पेपर्स चेक करती है और कहती है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, तुमने तो एक एक पेपर जमा कर रखा है। वेडनेसडे कहती है, हाँ, मुझे ऐसे मेंटल पेशेंट से मिलने की आदत है। अब जल्दी से मुझे टायलर से मिलवा दो। लेकिन लेडी मना कर देती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक चीफ साइकेट्रिस्ट परमिशन नहीं देती, आप नहीं मिल सकती। उनका नाम है डॉक्टर फेबन, जो सारे आउटकास्ट पर नजर रखती है। वेडनेसडे को तो ये सब पागल लगते हैं, चाहे वो नॉर्मल लड़की हो या मेन डॉक्टर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दवाइयों से किसी आउटकास्ट को ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए थेरेपी चाहिए या फिर किसी मास्टर की जरूरत होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट सीजन में देखा था, टायलर जब हाइट बना था तो उसे बदलने के लिए मास्टर की जरूरत पड़ी थी। नॉर्मल इंसानों से तो वो ठीक हो ही नहीं सकता। तभी वहां चीफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फेबन आ जाती है और वेडनेसडे से बात करने लगती है। उन्हें पहले से पता था कि वेडनेसडे आज नहीं तो कल जरूर आएगी, क्योंकि टायलर उसके बारे में बहुत बातें किया करता था। टायलर हाइट तो था ही, लेकिन कहीं न कहीं वेडनेसडे से उसका अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा था। फेबन बताती है कि इस पूरे असाइलम में आज तक कोई हाइट नहीं आया है। उन्होंने अलग अलग तरह के आउटकास्ट बच्चों को देखा है, लेकिन हाइट के साथ काम करना पहली बार है। उसे बहुत ही सुरक्षित और खास सुविधा वाले कमरे में रखा गया है, लेकिन फिर भी उसे समझाना बेहद मुश्किल है। अब तक उसने अपने सारे तरीके आजमा लिए थे। कहीं ना कहीं अगर वेडनेसडे उसकी मदद करती तो शायद वो टायलर पर कंट्रोल पा सकता था। वेडनेसडे ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसका इरादा सच में टायलर की मदद करने का नहीं था। उसे पता था कि टायलर को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका मास्टर ही है। फेबन अंदर जाने से पहले वेडनेसडे से कहती है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की टेंशन हो या घबराहट हो तो तुम रेड बटन दबाकर बाहर आ सकती हो। वैसे टायलर बाहर नहीं आ सकता था, वहां ढेर सारे सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लगे हुए थे। जैसे ही वेडनेसडे अंदर बढ़ती है, हमें टायलर दिखता है। पहले से काफी अलग स्मार्ट दिख रहा था, सिक्स पैक बन चुके थे और चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक हो चुका था। पहले सीजन में ये एक नॉर्मल कॉफी बनाने वाला लड़का था, लेकिन सीजन 2 की शुरुआत में ही इसे एक मॉन्स्टर हाइट के रूप में दिखाया गया। वेडनेसडे को देखते ही टायलर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। सलाखों के इस तरफ वेडनेसडे खड़ी थी और अंदर टायलर, वही जिसने अपने मास्टर के कहने पर कई लोगों की जान ली थी।
वो बार बार हाइड में बदलता जा रहा था, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर कंट्रोल किया जा रहा था। वेडनेसडे को पूरा शक था कि कहीं टाइलर का उसके पापा की मौत से कोई लेना देना है। लेकिन जब टाइलर को पता चलता है कि उसके पापा की मौत हो गई है और उसके एक दोस्त काल की भी डेथ हो गई है, तो वो हंसने लगता है और कहता है, सबका मास्टरमाइंड मैं ही हूँ। यहीं बैठकर मैं सब एग्जीक्यूट करता हूँ। बल्कि तुझे तो पुलिस में ज्वाइन कर लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन तुझसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। यही वेडनेसडे को समझ आ जाता है कि टाइलर का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके पापा की डेथ हो चुकी है और कैसे हुई है। लेकिन दोनों के बीच ये बहस चलती रहती है कि वेडनेसडे भी उतनी ही कसूरवार है जितना टाइलर, और उसे भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। वेडनेसडे जाते जाते टाइलर को और भड़काती है, तू तो बस एक मामूली लड़का है, तुझे थॉर्नहिल ने इसलिए चुना था क्योंकि तेरे अंदर कोई जुनून ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो उसे नीचा दिखाना चाहती थी कि तू यहीं अंदर है और यही तेरी असली जगह है। जाने से पहले टाइलर कह देता है, अपनी दोस्त इनिट को संभाल के रखना, जिस दिन मुझे वो मिली सबसे पहले मैं उसे ही मारूंगा। ये सुनकर वेडनेसडे के दिमाग में अचानक सब कुछ घूमने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि इनिट की मौत होने वाली है, और जब टाइलर ने कहा कि इनिट को बचा कर रखना, तो वेडनेसडे के दिमाग में एक शक पैदा हो जाता है कि कहीं टाइलर ही जाकर इनिट को मार न दे। लास्ट सीजन के आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि इनिट एक वेयरवुल्फ बन गई थी और उसी ने टाइलर, जो उस वक्त हाइड बन चुका था, से लड़कर उसे हराया था। तो यहाँ वेडनेसडे टाइलर को ताने मारते हुए कह देती है, अब तो तू यहीं अंदर सड़ेगा, और अगर कभी बाहर निकलने का मौका भी मिला तो भी तुझे कोई बाहर नहीं निकालेगा। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है क्लासरूम में। क्लास में साइंस टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन पेक्सली मजे ले रहा था, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। तभी यूजीन आता है और उसे बाहर खींचकर ले जाता है। बाहर आकर वो बताता है कि तुम्हारा ज़ॉम्बी दोस्त स्लट भाग गया है। ये सुनकर पेक्सली घबरा जाता है कि अगर वो बाहर है तो किसी को मार डालेगा। दूसरी तरफ हम इनिट को देखते हैं, जो ब्रूनो के साथ थोड़ी क्लोजनेस दिखा रही थी और उसे अपने रूम में ले आती है। दोनों बातें कर रहे थे कि तभी इनिट को एक गिफ्ट दिखता है। असल में ये गिफ्ट थिन के लिए आया था। इनिट थिन के पास जाकर बातें करने लगती है। गिफ्ट उसके अंकल फेस्टर ने भेजा था, जिसमें एक छोटी सी फोटो थी जब थिन पुलिस में काम करता था, और साथ में एक प्यारा सा लेटर भी था। इनिट कहती है, पूरी एडम्स फैमिली तुम्हारा बर्थडे भूल गई, किसी को भी याद नहीं रहा। ये सुनकर थिन को बुरा लगता है, मोटिशिया आई थी लेकिन गुस्से में चली गई, वेडनेसडे को भी कुछ याद नहीं। इनेड उसे समझाती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। लेकिन उसी वक्त पीछे बैठे ब्रूनो को किसी ने मार दिया और इनेड पर भी हमला हो जाता है। थिन जब तक बाहर निकलता उसका ट्रंक बंद कर दिया जाता है, यानी कोई है जो इन्हें चुपके चुपके देख रहा है। इसके बाद सीन प्रिंसिपल के ऑफिस में शिफ्ट होता है। प्रिंसिपल ने बियांका को बुलाया था अपडेट्स लेने के लिए। बियांका बताती है कि वो सारी फाइल्स मोटिशिया को दे चुकी है और अब वो अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन प्रिंसिपल उस पर दबाव डालता है कि उसे ये काम करना ही होगा। बियांका पूछती है, क्या आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं? प्रिंसिपल जवाब देता है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि अपनी सायरन पावर्स का इस्तेमाल करो। आखिर तुम इसका इस्तेमाल कब करोगी? लेकिन बियांका ऐसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसने अपना लॉकेट उतारकर प्रिंसिपल पर ही सायरन की पावर इस्तेमाल कर दी और कहा, आज के बाद आप मुझे कोई काम नहीं कहेंगे, मैं इन सब कामों से दूर रहूंगी। लेकिन बियांका को नहीं पता था कि प्रिंसिपल पहले से ही इस चीज के लिए तैयार थी। उसने सायरन के अगेंस्ट वाला स्टोन अपने पास रखा हुआ था ताकि कोई भी उस पर सायरन पावर का इस्तेमाल करे तो वो उसकी बातों में न फंसे। अब तो बियांका पूरी तरह फंस चुकी थी, उसे ये काम करना ही पड़ने वाला था। इसी बीच हम वेंसडे को देखते हैं, जो कमरे में आते ही नोटिस करता है कि इनेड वहां नहीं है। उसका बैग जमीन पर गिरा हुआ है, फोन भी वहीं पड़ा है। वेंसडे को डर लगने लगता है कि इनेड आखिर गई कहाँ होगी। वो थिंक का बॉक्स खोलता है, फिर फोन उठाता है और देखता है कि उस पर एक मैसेज आया हुआ है, अगर इनेड की जान बचानी है तो इन पहेलियों को सुलझाओ, किसी को मत बताना और सीधे मुझ तक पहुंचो। साथ में एक लेटर भी था जिस पर लिखा था प्ले डेड। अब सीन कट होता है और हम इनेड और ब्रूनो को देखते हैं, जिन्हें बुरी तरह बांधा गया है एक ऐसे टावर में जो कई सालों से बंद है। आखिर वो यहाँ पहुंचे कैसे? जाहिर है ये सब वेंसडे को फंसाने के लिए किया गया था और बेचारे इनेड को फिर से उसके चक्कर में परेशानी उठानी पड़ी। वेंसडे इनेड को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग ही रहा होता है, तभी उसकी म्यूजिक टीचर एम्स थॉर्नहिल उससे टकराती हैं। वो कहती हैं, चलो गाला इवेंट में बजाने का वक्त हो गया है। लेकिन वेंसडे मना कर देता है, आपने वैसे ही मेरी इतनी तारीफ कर दी थी तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बजाने में। टीचर कहती हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपना जुनून बाहर निकालो। थोड़ी और बातें होती हैं, फिर वेंसडे कहता है, मुझे अब जाने दीजिए, आपकी प्रैक्टिस मैं बाद में कर लूंगा। इसके बाद वो म्यूजिक रूम में जाता है और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि ये पजल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है। वो पियानो पर बैठता है और समझ जाता है कि प्ले डेड का मतलब म्यूजिक नोट्स है। वो डेड नोट्स प्ले करता है और तभी एक दरवाजा खुल जाता है। वेंसडे अंदर जाती है और एक सीक्रेट पैसेज से टावर की तरफ बढ़ने लगता है। उधर इनेड और ब्रूनो बैठे परेशान हैं। ब्रूनो कहता है,
अगर वो लड़की तुम्हारे लिए इतनी खतरनाक है तो उससे दोस्ती तोड़ क्यों नहीं देती? इनेट कहती है, नहीं, वो मेरे लिए रोशनी है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। यानी इनेट ने साफ कर दिया कि वो वेंसडे की कितनी अच्छी दोस्त है। इस बीच दोनों हाथ बंधे होने के बावजूद वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और नीचे गिर जाते हैं। वेंसडे आगे बढ़ती जाती है, तभी उसे एक नकाबपोश इंसान अपने आसपास नजर आता है और फिर एक मास्क आकर उसके सामने गिर जाता है। टाइम लगातार चलता जा रहा था। यहाँ एनेड और ब्रूनो नीचे गिर चुके थे और ब्रूनो के अचानक पंजे बाहर आ जाते हैं। आखिर वो एक वेयरवुल्फ है और ज्यादा नर्वस होने पर उसके साथ ऐसा ही होता है। एनेड उसे सिखाती है कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे और काफी करीब आ गए थे। वेडनेसडे एनेड को ढूंढ चुकी थी। वो एनेड के पास जाती है और देख लेती है कि कैसे ये चेन वाला सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही थिंग इनके लॉक खोलने के लिए आगे बढ़ता है, एक मैकेनिज्म अनलॉक हो जाता है जिससे ऊपर से बहुत सारे चाकू धम धम करके गिरने लगते हैं। बेचारा थिंग वहीं फंस जाता है और एनेड और ब्रूनो के ऊपर भी चाकू गिरने लगते हैं। वेडनेसडे उन्हें बचाने के बजाय नीचे जाती है जहां पजल लगा हुआ था। वहां बहुत बड़े बड़े नॉवलिस्ट के नाम लिखे हुए थे, बस एक नाम गायब था जो नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा सोचने के बाद वेडनेसडे समझ जाती है कि उस बुक का नाम है द इनविजिबल मैन। पजल सॉल्व होते ही ऊपर से आने वाली तलवारें रुक जाती हैं, वरना वो एनेड और उसके दोस्त को लगभग मार ही देती। इसके बाद वहां से एक 13 साल की नई लड़की निकलती है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में ही देखा था। उसका नाम है एग्नेस डेमाइल। वो वेडनेसडे की बहुत बड़ी फैन थी और उसके साथ काम करना चाहती थी, उसकी फ्रेंड बनना चाहती थी और पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने वेडनेसडे जैसा ही अटायर पहन रखा था। वेडनेसडे को हल्की सी हंसी आ जाती है कि इस नादान लड़की ने ये सब कैसे कर लिया। लेकिन वो ये भी समझ जाती है कि अगर एग्नेस ने इतनी सारी चीजें की हैं तो हो सकता है गैलेबिन को भी इसी ने मारा हो। लेकिन एग्नेस साफ कर देती है कि वो बस वेडनेसडे की दोस्त बनना चाहती है, उसका अगला शिकार नहीं। गैलेबिन को उसने नहीं मारा, लेकिन उसके पास वेडनेसडे के लिए एक तोहफा था, गैलेबिन का फोन। उसने फोन में सारे मैसेज और ईमेल पढ़ लिए थे, पर वेडनेसडे अभी भी ये सोच रही थी कि गैलेबिन को आखिर मारा किसने। एग्नेस कहती है कि वो इसमें वेडनेसडे का साथ दे सकती है। लेकिन वेडनेसडे गुस्से में थी कि इस लड़की ने एनेड और ब्रूनो की जान लगभग ले ली और उसकी बुक जलाने की कोशिश भी की। एग्नेस बस मुस्कुराकर कहती है कि वो तो बस छोटा सा एपेटाइजर था, ये था मेन कोर्स ताकि वो वेडनेसडे का ध्यान खींच सके। इसी बीच हम बियांका को देखते हैं जो मोटिशिया के रूम में पहुंच चुकी थी। वो अपने सायरन वॉइस का इस्तेमाल करके मोटिशिया के दिमाग में डाल देती है कि उन्हें अपनी माँ को कॉल करके डोनेशन लेना है और ये भी कि उन्हें याद न रहे कि बियांका यहाँ आई थी। ये बिल्कुल गलत था, लेकिन बियांका के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हम वेडनेसडे को थिंग के पास देखते हैं। वो उससे माफी मांगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया था। काफी सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, इनेट की मौत के चक्कर में तो और भी ज्यादा। वेडनेसडे थिंग के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी, लेकिन ये कोई प्यारा सा गिफ्ट नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय का एक टॉर्चर टूल था जिससे लोगों को बेहद बुरी तरह यातना दी जाती थी। आज थिंग ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसे भी पता था कि वेडनेसडे किसी बड़ी उलझन में है और काफी परेशान भी है। थिंग ने कहा कि इनिट के लिए तो उसे भी टेंशन हो रही है और वेडनेसडे को जल्द से जल्द सब कुछ साफ करना चाहिए। तभी वेडनेसडे के दिमाग में आता है कि उस बुक में पढ़कर वो पता लगाएगी कि अपने काले आंसू कैसे रोके और अपनी विजन, अपनी दृष्टि वापस कैसे पाए। लेकिन तभी उसे पता चलता है वो बुक तो गायब है। असल में वो उसकी मां ले गई है। ये जानकर वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और तभी उसे महसूस होता है कि उसकी सारी बातें एक काला कौवा सुन रहा था। इसी के साथ हम स्लट को देखते हैं, वो ज़ॉम्बी जो जंगल से निकलकर सीधे उसी ड्राइवर टीचर के सामने पहुंच जाता है जिसकी वेडनेसडे ने पहले अच्छी खासी धुलाई की थी। बेचारा टीचर स्लट पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी है, मरेगा कैसे। स्लट ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसने उस टीचर को भी बेहद बुरी तरह मारकर उसका दिमाग खा लिया क्योंकि इस ज़ॉम्बी के अंदर सब कुछ है, बस दिमाग की कमी है। और इसी के साथ दोस्तों दूसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं या नहीं।